नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा और मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। देखिए, मध्य प्रदेश में मतगणना संपन्न हो चुकी है और जो रुझान आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एग्जिट पोल सच साबित होते नजर आए और बड़ी खबर इस बीच आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां मंदसौर से कांग्रेस के विपिन जैन जीते हैं। 2783 मतों से जीत हासिल की है। भाजपा के यशपाल सिंह सिसोदिया को हराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबासरा विधानसभा से हरदीप सिंह डंग जीते हैं। बता दें 25,611 वोट से हरदीप सिंह डंग को जीत हासिल हुई है। हरदीप सिंह डंग ने मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई हैं। वहीं उज्जैन दक्षिण से भाजपा के मोहन यादव को जीत हासिल हुई है। मोहन यादव को 13,000 वोटों से चुनाव जीत हासिल हुई है। नागदा के खाचरौद में बीजेपी की जीत हुई है। तेज बहादुर सिंह 15,927 वोटों से जीते हैं। वहीं उज्जैन विधानसभा के परिणाम भी जारी हो गए हैं। तराना से कांग्रेस के महेश 1,949 वोट से जीत हासिल किए हैं। बड़नगर से बीजेपी के जितेंद्र सिंह जीते हैं। जितेंद्र सिंह 36,671 वोट से जीत हासिल किए हैं। वहीं घटिया विधानसभा से बीजेपी को जीत मिली है। बता दें भाजपा के सतीश को 17,666 वोट मिले हैं। महिदपुर से कांग्रेस के दिनेश जैन जीते हैं। बता दें दिनेश जैन ने 285 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं उज्जैन दक्षिण में भाजपा ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के डॉक्टर मोहन यादव 12,941 वोट से जीते हैं। उज्जैन उत्तर की बात करें तो बीजेपी को यहां पर जीत मिली है। भाजपा के अनिल जैन 27,513 वोट से जीत हासिल किए हैं। आगर मालवा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। भाजपा के माधव सिंह 13,000 मतों से विजय हुए हैं। सुसनेर सीट की बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के भेरू सिंह 12,645 वोट से जीत हासिल किए हैं। कांग्रेस के भेरू सिंह को यहां पर जीत मिली है। दमोह की चारों विधानसभा से बीजेपी को जीत मिली है। दमोह से जयंत मलैया को 51,205 वोटों से जीत हासिल हुई है। हटा से उमा देवी खटीक 57,000 वोट से जीती हैं। वहीं जबेरा से धर्मेंद्र सिंह 70,000 वोटों से जीते हैं। राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। खिलचीपुर से बीजेपी के हजारीलाल दांगी जीते हैं। हजारीलाल 13,668 वोटों से जीत हासिल किए हैं। तो ये जीत और हार का सिलसिला लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। 161 पर जो मध्य प्रदेश की अगर जो बात करें तो 168 पर बीजेपी और कांग्रेस 68 सीटों पर दिख रही है। अन्य को 1 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर अब की बारी कमल की बारी ही क्यों आ गई और जो कांग्रेस है वो क्यों पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे ये बार बार बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन पूर्ण बहुमत बीजेपी को आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और मध्य प्रदेश में इतनी बम्पर जीत होगी, इतने आंकड़े आएंगे, इतनी सीटें आएंगी, ये भी समझ से परे है। तो एक तरह से वेव जो होती है, वेव जब चलती है तो इस तरह के आंकड़े समझ में आते हैं। लेकिन इस बार मतदाता मौन था और इस जो चुप्पी है वो एक तरह से ईवीएम के माध्यम से, ईवीएम के बटन के माध्यम से उसने यहां पर दिखाया है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये चुप्पी क्यों थी ये चुप्पी, और चुप्पी जब टूटी है तो वास्तव में जो आंकड़े आए हैं वो बीजेपी का परचम लहराते हुए आए हैं। 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत में नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अश्विनी शाही जी बीजेपी प्रवक्ता, रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता, दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बात हम करेंगे पूर्वी आपसे, चूंकि ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं, ये आंकड़े का अनुमान हमको लग रहा है कि एग्जिट पोल जो इसके पहले आंकड़े जारी किए थे
वो एग्जैक्ट आंकड़े नहीं जारी कर पाए थे, और जो एग्जैक्ट आंकड़े आए हैं, अब इसको लेकर के आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? जी देखिए देवेंद्र जी, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल यहाँ पे पूर्णतः जो है गलत साबित होता हुआ नजर आया, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत का दावा सभी एग्जिट पोल में नजर आ रहा था। छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है वाली सरकार कायम रहने की बात यहाँ पे लगातार की जा रही थी। जो दम कांग्रेस यहाँ पर भर रही थी वो यहाँ पे जो है आंकड़ों के माध्यम से गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और जो हमारे साथ पहले मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे एक बार फिर परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चूंकि आंकड़े तो आपने भी देखे हैं, दिनेश सिंह जी से ही शुरुआत करेंगे, और रत्नाकर सिंह से हम क्या कहें, हम आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे रत्नाकर जी, लेकिन दिनेश सिंह जी से हम जानना चाहेंगे कि ये जो बीजेपी की लहर दिख रही है तीनों राज्यों में, इस लहर के पीछे का सच क्या है? क्या अनुमान लगा पा रहे हैं आप? जी नमस्कार कुशवाहा जी, आपको पूर्वी जी को और बाकी रत्नाकर जी को और बाकी सबको मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले अगर शुरुआत करें देखिए, इसमें ये है कि जैसे कहीं ना कहीं भरोसा जो है कहीं ना कहीं डिगा, क्योंकि कांग्रेस ने मतलब वादे और काफी अपने इरादे जो है मजबूत तरीके दिखाए थे और पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से और अपना कार्य भी फील्ड पे करते हुए नजर आ रहे थे। और जो मेरा कि जैसे कि जो एग्जैक्ट मतलब जो एग्जैक्ट जो पोल थे वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, और उसके बाद में एग्जैक्ट पोल भी नहीं बन पाए। उससे कहीं ज्यादा जो है वो धुआंधार और बम्पर वोटिंग, इतनी वोटिंग हुई कि लगता है कि लाडली बहना ने ज्यादा वोट दिए या ओबीसी वर्ग ने वो ज्यादा वोट दिए किस दिए। लेकिन यह कि भरोसा जो है वो मोदी की गारंटी भी नजर आया। और आज का दिन एक तरह से मोदी को समर्पित माने या बीजेपी को समर्पित माने, तो तीनों के चारों राज्यों में, मैं कहता हूँ कि चारों राज्यों में जो है पूरे तरीके से जो है बीजेपी छाई रही है। और सारा दिन आज का कहीं कहना गलत ना होगा कि आज का जो पूरा दिन था वो बीजेपी को समर्पित था। और दूसरा देखिए, कहीं ना कहीं जैसे मुझे लगता है कि जैसे पूरे तरीके से जो कांग्रेस जो है वो अपनी बात को मतदाता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही होगी। तो उसमें अब मतलब क्या गड़बड़ रही क्या नहीं, जैसे कि अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर बातचीत करें तो कमलनाथ जी ने पूरी तरीके से जो है अपनी कमाल संभाल रखी थी। और उन्होंने बल्कि किया था कि अक्टूबर में जो इंडिया गठबंधन की जो रैली होनी थी उसको भी करने के लिए मना किया था। उन्होंने बोला था कि जो जैसे यहाँ का जो परिणाम रहेगा उसके लिए मैं जिम्मेदार स्वयं रहूंगा, और मैं अपने तरीके से हार जीत सब मेरी अपनी जिम्मेदारी है। तो उसको करके बाद अपने तरीके से पुरजोर तरीके से करते रहे। और जहां तक है, ज्यादातर जो राजनीतिक पंडित बोले, जो भी बोले, मतलब हर तरीके से यही था कि मतलब या तो यहाँ पर जो है भाजपा पूरे तरीके से शायद ना आ पाए, कांटे की टक्कर रहे, और नहीं तो है कि जहां तक उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस की शायद सरकार बने, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। और मतलब कि आंकड़े सब फेल हो गए और सब पूरे तरीके से और धुआंधार तरीके से बंपर वोटिंग ऐसी हुई कि पूरा भाजपा में सब कुछ हो गया। उसका जैसे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में देखिए ऐसे कई मुद्दे थे इसके अलावा कुशवाहा जी, कि उसमें मान के चले कि जैसे कि धर्म परिवर्तन उसको लेके चले या कुछ और चीजें लेके चले, जैसे मतलब कि जैसे अगर आवास की योजना को लेके चले तो आवास की योजना जो थी उसमें मान के चले कि पहले पीएम आवास योजना शुरू हो चुकी थी, बाद में इन्होंने शायद है कि अपनी आवास योजना लॉन्च करने में शायद या अपनी और जो अन्य योजनाएं थी उनको बघेल जी ने लॉन्च करने में थोड़ी देरी की, तो उस वजह से करके कहीं ना कहीं मतलब कि संदेश जो था वो नीचे पूरे तरीके से नहीं पहुंच पाया। और मतलब कि उसमें दूसरा ओम माथुर जी जो राजस्थान से आते हैं तो वो उनका मतलब बहुत भारी तरीके से जो मतलब कि जैसे कि एनर्जाइज करने में जो वहां के जो लोग थे, मतलब भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, तो उनको पूरे तरीके से एनर्जाइज करके पूरे तरीके से एक्टिवेट करके उन्होंने जो नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक जागृत किया सबको कर, तो उनका एक मतलब फल मिला। और इसी प्रकार से भूपेंद्र यादव जी जो है उनका फल जो है उसको मिला एमपी में, और उसका राजस्थान में देखिए मान के चले कि सभी हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देर से आए, हालांकि जश्न में आप डूबे होंगे इसलिए देर से आए, कोई बात नहीं। आज का दिन, जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी कह रहे थे कि बीजेपी का दिन था, जश्न मनाने का दिन है, इस अनुभूति को आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं कि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ बन रही है? जी देवेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जीत जो है 3 प्रदेशों के और चौथे प्रदेश के भी कार्यकर्ताओं की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी पर जनता के भरोसा की जीत है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी चलती है, बाकी की गारंटी चाइना वाली है। और यहां पर हम लोगों ने जो जीत हासिल किया है इसमें
दिनेश सिंह जी को मैं थोड़ा सा सुन रहा था, लेकिन हम लोगों को ये लैंडस्लाइड विक्ट्री दिनेश जी मध्य प्रदेश में दिख रही थी, भले कोई मानने को तैयार ना हो। राजस्थान क्योंकि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ था, रिवाज जो है वहां का वो है, जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी, कम तो कांग्रेस। जी। छत्तीसगढ़ की लड़ाई कांटे की थी, मगर वहां की जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ाया। जी। और अब जनता देखिए इतनी जागरूक हो गई है देवेंद्र जी कि कहीं भी किसी प्रदेश में देखिए हंग असेंबली, हंग लोकसभा कभी दे ही नहीं रही है। पूर्ण बहुमत कांग्रेस को वहां मिला, रत्नाकर भाई को बधाई हो, वहां पूर्ण बहुमत वहां भी मिला उनको, 3 प्रदेश में हमको मिला। तो जैसे भी जनता ने एक मन बना लिया है कि बीच में कुछ नहीं करना है, एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बने जो 5 साल तक जनता की सेवा के लिए तत्पर रहे। अगर उसमें कहीं कोई कमी करता है तो उसको पीछे हटाकर अगले को फिर मौका देती है जनता। जी। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का आपने पूछा कि क्या माहौल रहा, कैसे जश्न हुआ, क्या हुआ, ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, हमारे जो अर्ध पन्ना प्रमुख हैं, हमारे जो एक पन्ने के 7 मेंबर हैं, सबसे बड़ी मेहनत उनकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संगठन में अमित शाह जी की जो सार्थकता थी आज वो साबित हुई है। क्योंकि कल तक कांग्रेस के बड़े बयानवीर लोग आते थे और बोलते थे कि 5 राज्यों में मेरी सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी खत्म है। तो इन लोगों को न किसी संस्था पर भरोसा है। अभी मैं एक चैनल पर आज सवेरे से, मैं देवेंद्र जी 8 बजे से लगातार चैनल पर हूं, रत्नाकर भाई तो दूसरी बार मिल रहे हैं हमसे, लेकिन शाम होते होते इन लोगों ने उसी चीज का बखान करना शुरू कर दिया कि जिसकी अपेक्षा थी। ईवीएम पर रोना शुरू हो गया, चुनाव आयोग पर रोना शुरू हो गया, कई प्रस्तुता मिले, कई प्रवक्ता मिले हमको, लेकिन ये लोग अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को देख नहीं रहे थे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी दिल्ली ने छोड़ दिया था कि भाई जाओ अपनी व्यवस्था करो, पैसा खर्चा करो, चुनाव लड़ो, जीतो हारो ठीक है। आधा सनातन छद्म हिंदुत्व का जो इन लोगों ने चोला ओढ़ा था, वो एक छोटा सा ट्वीट जो प्रमोद कृष्णन जी ने किया है कि सनातन का श्राप लग गया, ये एक लाइन का ट्वीट है, हमने नहीं किया, इन्हीं के नेता हैं। सनातन का श्राप लग गया, बड़ी बात कह दी आपने। ये जी बड़ी बात कही है, ये प्रमोद कृष्णन जी ने कहा, जीवन जी मैंने नहीं कहा। जी जी ठीक है, लेकिन ये जो प्रमोद कृष्णन जी ने कहा और ये श्राप लग गया, रत्नाकर सिंह जी इसको कितना मानते हैं, कितना ऑब्जर्व करते हैं, कितना महसूस करते हैं? जी रत्नाकर सिंह जी से ही हम जान लेते हैं कांग्रेस इसे कितना महसूस कर रही है और इस हार के लिए जिम्मेदार किसको मान रही है? जी रत्नाकर, सबसे पहले तो मैं अश्विनी जी प्रश्न है रत्नाकर जी को बताइए तेलंगाना की। जी रत्नाकर जी कुछ कह रहे थे आप? जी सबसे पहले तो मैं अश्विनी भाई और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता और कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में इन्होंने जिस तरह से जनता का विश्वास जीता 3 राज्यों में, निश्चित रूप से वह प्रशंसनीय है। और कहीं न कहीं लोकतंत्र में जो जनता ने जनादेश दिया, उस जनादेश का सम्मान हम करते हैं और अपनी हार को स्वीकार करते हैं। और हार के बहुत सारे कारण हैं, एक ही पहलू सिर्फ अगर कहना और एक ही चीज को जीत का कारण बताना ये ठीक नहीं रहता है। हार के बहुत सारे पहलू होते हैं और उन पहलुओं पे जरूर हम गौर करेंगे और हम चिंतन और समीक्षा दोनों करेंगे, क्योंकि जहां तक हमारी उम्मीदें थी, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ये सारे प्रदेशों में हम कहीं ना कहीं मानकर ये चल रहे थे कि जनता जो है इस बार जनादेश हमको देगी और जनता का आशीर्वाद से हम वहां पे सरकार बनाने में सक्षम हो जाएंगे। जिस प्रकार भूपेश बघेल ने कार्य किया था, जनहित में कार्य किया था, जनता के लिए कार्य किया था, कोई उनके ऊपर सिर्फ महादेव ऐप के अलावा कोई दूसरा आरोप उन पे नहीं था।
और महादेव ऐप का भी हम लोग प्रभाव यही मान के चल रहे थे कि इसका कुछ प्रभाव नहीं रहेगा, और छत्तीसगढ़ में तो हम निश्चित रूप से ही जीत रहे हैं। बाकी मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उससे हमको लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं काम करेगा, और निश्चित रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम वहां पे 135 और 150 सीट के बीच जीतेंगे, लेकिन वो भी संभव ना हो सका। जी राजस्थान में भी जिस तरह से देखा जाए, कुशवाहा जी, तो राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने बहुत सारी योजनाएं जनता के हित में लाए और कार्य भी किया, जो जनता तक पहुंचाया भी उन्होंने। लेकिन वहां पे जो चुनाव हो गया वो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, जो हमने विकास के नारे लगाए और विकास का कामों का उल्लेख किया, उसके आगे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की राजनीति जो है हावी हो गई, और वहां पे भी विकास में जो है नहीं, 2018 में भी तो देखिए, को 2018 में आपकी सरकार आई थी। एक तरह से कहा जा सकता है कि वहां जो है राजस्थान में बारी बारी की सरकार होती है, ये रिवाज सा बन गया है। तो वहां की ये बातें कहें कि आप सांप्रदायिकता ने वहां खेल दिखाया है, तो ये थोड़ी सी देवेंद्र जी जो छत्तीसगढ़ में आंकड़े आए हैं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी, उसमें एक चीज कहना चाहूंगा मैं कुशवाहा जी। देश में बहुत सारे चुनाव हुए हैं, उत्तराखंड में भी चुनाव हुए, वहां पे भी रिवाज बदला था। तो ऐसा एक परिपाटी जो चली आती है वो अनंत काल तक परिपाटी चलती रहेगी। ये लोकतंत्र में कहना मतलब आप किसी चीज को ग्रांटेड नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, ये सही बात आपने कही है। उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी वहां पे फिर से आई। उसी तरह से हम गहलोत जी के जो काम थे, जो उन्होंने चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेकर आए, ओपीएस लागू किया, जो 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया, इंदिरा रसोई योजना लेकर के आए, और तमाम योजनाएं जो लेकर के आए निश्चित रूप से जनता के हित में थी और जनता के लिए लाभकारी भी साबित हुई। जी लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमियां रह गई, जिसकी वजह से हम जो है चुनाव जीत नहीं पाए। रत्नाकर जी, आप दावे कर रहे हैं, दावे जो है अशोक गहलोत सरकार अगर इतना कुछ कर रही थी तो सत्ता परिवर्तन हो गया। वहीं अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो भी झूठे साबित हुए हैं, और आपने बोला कि जो महादेव ऐप केवल एक कारण रहा है छत्तीसगढ़ में, शराबबंदी भी एक मुख्य कारण रहा है छत्तीसगढ़ में। कहीं ना कहीं महिलाएं जो है छत्तीसगढ़ की आहत थी, जिस तरीके से शराबबंदी का जो मुद्दा उठाया गया था, जो वादा पूरा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं महिलाएं जो है, महिला वोटर्स छत्तीसगढ़ की आहत रही हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पूर्वी जी कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अपने जितने भी वादे थे मैनिफेस्टो में 95% प्लस, मैं कहूंगा 95% प्लस अपने सारे मैनिफेस्टो के वादे उन्होंने पूरा किए और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें उन्होंने किया, हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हो, अब 100% तो कोई जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाता है, लेकिन कुछ चीजें भले छूट गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के ठीक पहले आकर के और भूपेश बघेल जी के ऊपर महादेव ऐप का आरोप लगाना और उसको प्रचार तंत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हर वोटर के यहाँ इस संदेश को मतलब प्रभावी तरीके से पहुंचा देना कि हाँ, भूपेश बघेल ने वहां पे घोटाला किया है, और बाद में जिसने आरोप लगाया था वही आरोप चुनाव होने के बाद पलट जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार रत्नाकर जी, लेकिन जनता बहुत समझदार है। सिर्फ आरोप लगने से जनता उस चीज पर विश्वास नहीं करती है। तथ्य आपने खुद बोला कि जो है आरोप पलट गया, तो जनता तो इतनी समझदार है कि सिर्फ आरोप के भरोसे पे जो है छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं बदल सकती है। पूर्वी जी, देखिए, हार जीत का एक ही कारण, एक ही फैक्टर नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि किस तरह से प्रचार तंत्र के माध्यम से महादेव ऐप का दुष्प्रचार किया गया, और वहीं पे हम प्रचार तंत्र में कमजोर रहे, और नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के का 2-2 बार वीडियो आता है और 10,000 करोड़ का आरोप लगता है, और हम जनता तक उसको नहीं पहुंचा पाते, तो कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन गैप रहा। जो चीजें हमको बहुत प्रभावी तरीके से, जो मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाना था, उसको हम नहीं पहुंचा पाए, इसलिए जनता जो है फिर से दोबारा इनको चुन के लाई। और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा जो लूप होल उनको मिला,
और बाद में वो गलत साबित हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी असत्य को सत्य अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाती है। भले वो बाद में वो असत्य जो है वो नहीं, ये चीजें आपको भी पहुंचानी चाहिए, ये कला आपको भी आनी चाहिए। राजनीतिक पार्टी हैं आप, तो बिल्कुल आप उसमें फेल साबित हुए ना। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। रत्नाकर जी जवाब लेंगे अश्विनी जी से। अश्विनी जी, यहाँ पे जो है लूप होल कहीं ना कहीं बता रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, और बोल रहे हैं कि जो है आरोप था जो कि बाद में पलट भी गया है, तो क्या सिर्फ एक आरोप के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ है? पूर्वी जी देखिए, आरोप कोई ऐसा नहीं है कि आरोप तो साबित करेगी एजेंसियां, और जिसने वीडियो जारी करके वहां से कहा था वो पलटा नहीं है। उसने कहा था 500 करोड़ रुपए दिए हमने, वो नहीं पलटा है। उसमें कई लोग थे, किसी ने बयान दिया होगा जो रत्नाकर भाई कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं नहीं पहुंचा पाए, यानी कि इनकी नाकामी रही। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह के इनके नेताओं ने सबके तक पहुंचा दिया, लेकिन ये नहीं पहुंचा पाए कि यहां पर क्या हुआ था। मैं थोड़ी देर पहले दिनेश जी जो बोल रहे थे उसमें मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं वो कहना चाहता था, छत्तीसगढ़ में 10 लाख आवास आए थे, उसको बघेल साहब ने वापस कर दिया क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जुड़ा हुआ था। एक फेल्योर ये रहा, जनता को आवास नहीं देना, उसमें प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है, इस वजह से उसको वापस कर देना, ये जनता के लिए न्याय है या अन्याय है, देखना पड़ेगा। किसानों के लिए देवेंद्र जी 10 रुपए किलो जबरदस्ती बेकार बर्मी का पोस्ट बेचा गया, वो उनके खिलाफ गया। बड़ी खबर इस बीच रायपुर से मिल रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कमल खिलाया है। जी हां, जीत के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। बीजेपी ऑफिस कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है। जीत के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी ऑफिस कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यहां पर जश्न का माहौल है। पूर्ण बहुमत के साथ यहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। कहीं ना कहीं जश्न का माहौल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। आंकड़े, रुझान जो है नतीजों में परिवर्तित हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां पर बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और इसलिए आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर ढोल नगारों के साथ तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ जीत का जश्न मना रहे हैं। और यहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है ओम माथुर वो यहाँ पहुँच गए हैं, मनसुख मंडाविया यहाँ पर पहुँच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देर रात में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। आने वाले दिनों में जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई ओम माथुर से, और ओम माथुर ने कहा कि कुछ दिन अगले 1-2 दिन में जो है वो पर्यवेक्षक दिल्ली से जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, उस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक आएंगे, वो विधायकों से राय शुमारी करेंगे, विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के बाद जो विधायक दल का नेता है वो चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कयास लगाना उचित नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए विधायक हैं वो विधायक जो है वो अपने नेता का चुनाव करेंगे और उस प्रक्रिया के तहत चुनाव करेंगे। ओम माथुर ने ये भी कहा कि ये जो जीत है, जो प्रचंड जीत है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे वो बहुत पहले से आश्वस्त थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को इसके लिए धन्यवाद दिया है। देखिए तस्वीरें आप बीजेपी ऑफिस कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से देख रहे थे, जहां जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है। जीत के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर जश्न का माहौल है। तो अब पुनः हम अपने मेहमानों के और इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी
शैलजा का बयान सामने आया है। कहा छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश स्वीकार्य है। सरकार ने हर वर्ग की विकास के लिए काम किया है। हम गरीब वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम बीजेपी सरकार से उम्मीद करते हैं बीजेपी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। हम मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे। हम सरकार के अच्छे कामों का सहयोग भी करेंगे। हम कहां क्या कमी रह गई है उसकी समीक्षा भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। देखिए, बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां कुमारी शैलजा का बयान सामने आया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जैसा मैंने कहा, इसको बड़ी बारीकी से हमें देखना पड़ेगा कि किसने जान के कहीं कुछ। आपने देखा कि चुनाव के बीच में भी हमने कई लोगों पर एक्शन लिया था। अब सारी रिपोर्ट लेते हुए, चाहे वो कोई भी हो, किसने क्या काम किया नहीं किया, कहाँ पर हमारी इतनी ज्यादा कमजोरी आई, हमारे मंत्री किस बात से कहाँ हारे। एक तो ये भी आप मानेंगे कि पोलराइज भी करने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं जीतने के बाद कैसे बुलडोजर्स को लेकर जा रहे हैं, और इस तरह के प्रदर्शन की क्या जरूरत लोकतंत्र में। जो वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है, अपनी राजनीतिक बात रखने की होती है, तो इन चीजों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि समाज को हम एक सूत्र में बांधे, सिर्फ विकास की हम बात करें। और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़ के लोग हम और आगे बढ़ाएं उन्हें। देखिए, बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे थे, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। जनता का जनादेश स्वीकार करने की बात उनके द्वारा कही गई है। अब हम पुनः अपने मेहमानों की तरफ लौटते हैं और फिर जो स्थितियां हैं वो इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दतिया से, जहां दतिया में बड़ा उलटफेर हुआ है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हारे हैं। दतिया से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। बड़ी खबर आपको दतिया से बता रहे हैं, जहां हाई प्रोफाइल सीट दतिया पर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री की हार हुई है। 7,742 मतों से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हारे हैं। बड़ी खबर आपको दतिया से बता रहे हैं, जहां बड़ा उलटफेर यहां पे हाई प्रोफाइल सीट पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हार चुके हैं। दतिया से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को यहां पर हराया है। बता दें, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 7,742 मतों से यहां पर हार मिली है। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हार मिली है दतिया से। ये बड़ी, एक तरह से एक बड़े नेता के लिए ये बड़ी हार कही जा सकती है। 7,742 वोटों से इन्होंने हार इनको मिली है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहां से हारे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां जीत दर्ज की है। अब हम पुनः अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपने देखा। दिनेश सिंह जी के पास आना चाहेंगे। दिनेश सिंह जी, इस हार को किस रूप में देखा जाए? दतिया से नरोत्तम मिश्रा हार चुके हैं, 7,742 वोटों से हारे हैं। माना जो होता है वो लोकप्रियता के कुछ अलग तरीके से होता है कि हो सकता है कोई ना कोई कोई चीज जो है बुरी लग जाए, कौन सी चीज अच्छी लग जाए। तो देखिए, हार जीत को मैं इस तरीके से मानता हूँ कि किसी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, किसी का प्रदर्शन मतलब कि जरूरत से ज्यादा अच्छा रहा। बस ये चीजें हैं, कोई हार जीत की बात मायने नहीं है। क्योंकि जैसे इनको जैसे वोट जिन्होंने दिया, जैसे अगर एक मान के चले कि जो जीतने वाले प्रत्याशी उनको अगर 60,000 वोट मिले और जो मतलब कि सफल नहीं हो पाए उनको अगर 50,000 मिले, तो 50,000 लोगों ने उन पे विश्वास जताया है, भरोसा जताया है। तो एक तरह से जीत दोनों की है। एक रोल में चेंज हो गए, तो ठीक है, एक विपक्ष में बैठेंगे और एक पक्ष में काम करेंगे। तो अब एक तरह से कि मतलब कि जैसे कुछ और चीज जैसे कि जो भी है उनको सुधार के दोबारा जनता की अदालत पेश होंगे, तो दोबारा फिर जनता जो उनको उत्तीर्ण करेगी। तो ये चीजें कहने की हैं। और इसी प्रकार जैसे कांग्रेस को भी जैसे अन्य जगहों में जैसे मिली, तो उसको मैं हार जीत की तरफ नहीं मानता, उसको यही मानता हूँ कि ठीक है, जैसे कि किसी ने अच्छा किया, किसी ने बहुत अच्छा किया, तो उसी तरह की चीजें हैं। चेंज ऑफ रोल है उस तरीके करके। और बाकी रत्नाकर जी को मैं पिछली बार बीच में मेरी बात अधूरी रह गई थी, तो तेलंगाना के लिए रत्नाकर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आगे जो है मतलब कि जैसे आगे और जो प्रदेश है उनमें उनका जैसे कि जनता जो है उसके ढंग से बात अपनी रख पाए और कर पाए। और उसी प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता है उनको जैसे बाकी जो 3 प्रदेश हैं उनके लिए भी, और तेलंगाना में जैसे 1 से लेके 8-9 सीट तक जो पहुंचे उसके लिए उनको बधाई और शुभकामनाएं। तो उस तरीके से वही चीजें। बाकी नरोत्तम मिश्रा जी जो है उनका मतलब
लग नहीं रहा था, बड़ा अप्रत्याशित है। दूसरी प्रकार जैसे कि मैंने बताया पिछली बार में कि जो जैसे कि था कि एग्जिट पोल जो थे वो मतलब कि एग्जिस्ट जो नहीं करते थे वो पोल उस टाइम थे, उसके बाद में एग्जिट पोल से भी बढ़ के जो है अप्रत्याशित नतीजे जो है जो कि मतलब एक तरह से लोगों को ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से ऐसे परिणाम आएंगे, उस तरीके से वो चीजें हैं सामने सामने। बाकी जो देखिए जनता के पैमाना है, जनता जो करती है कुछ न कुछ सोच समझ के करती है, तो सर माथे पर लेके उसको करना चाहिए कि आगे जो भी होगा वो आगे अच्छे के लिए होगा। चलिए अश्वनी शाही जी, इस दतिया की हार को किस तरह से आप स्वीकार कर रहे हैं, क्या मानते हैं साहब? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। अब वो दतिया हो, बुधनी हो, रायपुर हो, भोपाल हो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जनता के पैमाने पर आप खरे नहीं उतरे। जैसे अगर हम आज हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, तो जनता के पैमाने पर हम दो जगह हमारी सरकार नहीं थी, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता दो जगह जनता के पैमाना जो जनता ने सोच बना रखा था उस पर वो खरे नहीं उतरे, तो जनता ने उनको बदल दिया। तो नरोत्तम मिश्रा जी को भी वहां पर जो है गृह मंत्री रहते हुए भी हो सकता है कि वहां की जनता को जो अपेक्षाएं हैं उन्होंने नहीं पूरा किया है, तो जनता ने उनको बदल दिया। यही तो एक खूबसूरती है लोकतंत्र की कि जनता ही जनार्दन होती है और वो चाहे कोई भी हो उसको बदलने में समय नहीं लगाती जी। और वो काम किया है। नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ भी हुआ है, बहुत टी.एस. सिंहदेव साहब के यहाँ भी हुआ है। टी.एस. सिंहदेव साहब को देखिए, जो 14 सीट सरगुजा में आती थी पिछले चुनाव में, सारी सीटें जीत गई थी कांग्रेस। इस बार टी.एस. सिंहदेव 157 या कितने वोट से हार गए हैं, तो ये कितना दुखद बात है बताइए। बाकी लोगों ने तो भरोसा किया उनके ऊपर, लेकिन 157 लोगों ने कम भरोसा किया तो चुनाव हार गए जी। तो ये स्पष्ट रूप से है कि जनता जनार्दन होती है, यही जनता अपनी पूरी ताकत दिखाती है। बदलना है या रखना है, जो उनके स्टैंडर्ड पर फिट आता है उसको वो आगे बढ़ाती हैं, नहीं है उसको पीछे कर देती हैं, चाहे वो सरकार हो या मंत्री हो। जी रत्नाकर जी, यहाँ पे अगर बात तीनों राज्यों की करें तो 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जो है विफलता हाथ लगी है। बात अगर तेलंगाना की करें तो जनाधार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा हुआ है। भले ही जो है कांग्रेस की आपकी सरकार बन रही है, लेकिन जनाधार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े पिछले चुनावों में रहे हैं उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी सुधार के रूप में सुधार करके बाहर आई है, निकल के आई है। क्या कमियां जो हैं लग रही हैं कांग्रेस पार्टी में, जिस तरीके से जो है परिणाम इस तरीके के सामने आ रहे हैं? नहीं, अगर तेलंगाना की बात किया जाए तो तेलंगाना में तो कहीं हमारी कमियां नहीं दिख रही हैं। तेलंगाना में तो हम 19 से और 64 पहुंच गए। बीजेपी भी तो बढ़त में है, वहां 1 से 8 सीटों की तरफ गई है, तो कुछ तो वहां भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। बाकी राज्यों में बहुमत के आंकड़े पार किए हैं, तो वहां पर कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है, ये बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करती जा रही है, और कांग्रेस क्यों इस प्रदर्शन में पिछड़ती जा रही है? नहीं, प्रदर्शन में कैसे पिछड़ गए आप बताइए। 19 से हम 64 पहुंच गए, तो हमने तो वहां पे, और देखिए आंध्र प्रदेश से जब अलग हुआ तेलंगाना तो खामियाजा हमने ही भुगता ना। हम आंध्र प्रदेश में भी हार गए, तेलंगाना भी हमारे हाथ से चला गया। कहीं ना कहीं हमने अपने चलिए रत्नाकर जी जनता का हित कैसे हो वहां पे, और इसलिए हमने वहां पे अलग राज्य बनाकर और सोचा कि वो तेलंगाना राज्य जो है अच्छे तरीके से डेवलप हो, उसके लोगों का विकास हो, इसलिए हमने अलग किया। और बल्कि हमको सत्ता से वहां बेदखल होना पड़ा। लेकिन इस बार जनता ने देखा कि किस तरह से केसीआर को सत्ता मिलने के बावजूद भी वहां पे भ्रष्टाचार जो है एक एक करके उजागर होते रहे, और केसीआर अपने परिवार के लोगों को ही सिर्फ जो मलाईदार कह सकते हैं उसको, जो मंत्रालय था वो अपने परिवार के ही लोगों को। इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। जी हां, रंग बिरंगी लाइट से बीजेपी कार्यालय सजाया गया है। आतिशबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। बड़ी और प्रखंड जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत यहां पे मिला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। रंग बिरंगी लाइटों से बीजेपी कार्यालय
सज चुका है। आतिशबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जश्न की जो तस्वीरें, ये जो वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से रंग बिरंगे पटाखे छोड़े जा रहे हैं। वास्तव में पूर्वी, ये इसे क्या कहेंगे? वास्तव में ये भगवा रंग के ही पटाखे दिख रहे हैं आपको आसमान में। भगवा मय आसमान होता नजर आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? और ये लाइटें देखिए जी बिल्कुल देवेंद्र जी, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात नहीं है। आप कह रहे हैं भगवा रंग के पटाखे, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं और जश्न का माहौल तीनों राज्यों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ये जश्न तो अब 5 साल तक चलते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से आ रही है। मेहमानों की ओर रुख करेंगे अपने। अब चूंकि समय भी समाप्ति की ओर है, इसलिए हम अपने मेहमानों से विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जो स्थितियां इस समय आ रही हैं, जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, उससे दिख रहा है कि कमल की ही बारी है। 3 राज्यों में कमल खिल चुका है और अब यहां पूर्ण बहुमत से जो है बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो बस अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारे सहयोगी पूर्वी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।